हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से कैरियर टीवी में हार्दिक स्वागत है। संविधान की अगली क्लास में आज हमारा टॉपिक है प्रस्तावना। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मानकर सर्वप्रथम बी.एन. राव ने संविधान सभा की प्रस्तावना का वर्णन किया। उसी बी.एन. राव द्वारा वर्णित प्रस्तावना को आधार मानकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को प्रदर्शित किया। 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत। संविधान सभा में 22 जनवरी 1947 उद्देश्य प्रस्ताव पारित। उद्देश्य प्रस्ताव पारित। इसी उद्देश्य प्रस्ताव को आधार मानकर सर्वप्रथम बी.एन. राव ने प्रस्तावना का एक खाका तैयार किया। उद्देश्य प्रस्ताव पारित। इसे आधार मानकर सर्वप्रथम संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने प्रस्तावना का खाका तैयार किया। खाके की जगह पर प्रारूप भी लिख सकते हैं। प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप को प्रारूप समिति ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो समिति थी, उस प्रारूप समिति ने इस प्रारूप को आधार मानकर प्रारूप समिति ने आधार मानकर वह कुछ संशोधन करके प्रस्तावना को संविधान में शामिल किया। संविधान में शामिल किया। अब देखिए, सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना शामिल की गई, क्योंकि अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को सर्वप्रथम पारित किया गया, सर्वप्रथम अधिनियमित किया गया। परंतु भारतीय संविधान में जब एक एक अनुच्छेद, एक एक उपबंध पारित हो गया, उसके सबसे अंत में जाकर के प्रस्तावना को पारित किया गया। प्रस्तावना का ढांचा, प्रस्तावना की रूपरेखा अमेरिका के संविधान से, सर्वप्रथम किसी देश के
संविधान में प्रस्तावना शामिल, संविधान में प्रस्तावना शामिल। तो सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया? तो सबसे पहले अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया। परंतु अब देखिए कि जो प्रस्तावना का जो ढांचा है, जो रूपरेखा है, वह हमारे संविधान में अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। परंतु प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भावनाएं हैं, वे भावनाएं, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। तो प्रस्तावना की भाषा, व भावनाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में प्रस्तावना सबसे अंत में अधिनियमित की गई। भारतीय संविधान में प्रस्तावना सबसे अंत में, जब हर अनुच्छेद, हर उपबंध पारित हो गया, तो सबसे बाद में भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया। परंतु अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को पारित किया गया था। हमने भाषा, भावनाएं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की हैं, परंतु हमने प्रस्तावना का ढांचा, प्रस्तावना की रूपरेखा को अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना क्या है? तो इसका अर्थ क्या है? प्रस्तावना का अर्थ है भूमिका, परिचय। प्रस्तावना का अर्थ क्या है? तो प्रस्तावना का अर्थ है भूमिका और परिचय। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्यों शामिल किया गया? प्रस्तावना से भारतीय संविधान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जैसे किसी देश का हम संविधान समझना चाहते हैं कि इस देश का संविधान कैसा है, क्या इसमें उपबंध हैं, इस संविधान के उद्देश्य क्या हैं। तो पूरा संविधान तो बहुत बड़ा होता है, उसको पढ़ने में हमें समय लग सकता है, उसके उपबंध कठिन हो सकते हैं, भाषा कठिन हो सकती है, समझ नहीं पाएंगे। परंतु यदि हम उस देश की प्रस्तावना को पढ़ने, प्रस्तावना को समझने, तो हम समझ जाते हैं कि इस संविधान का उद्देश्य क्या रहा होगा, क्या संविधान कहना चाहता है, कैसी प्रशासन की यहाँ की व्यवस्था है। तो किसी देश के संविधान को समझने के लिए सबसे उचित भाग जो उसका है, वह प्रस्तावना है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन, परिचय, लक्ष्य, उद्देश्य, महत्वाकांक्षाएं, सार, आदर्श, संविधान के आदर्श
प्रदर्शित करती हैं। आदर्श प्रदर्शित करती हैं। आदर्श प्रदर्शित करती हैं। प्रस्तावना के द्वारा ही संविधान का दर्शन, संविधान के क्या उद्देश्य हैं, संविधान से क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, संविधान का सार क्या है, उसके संविधान के आदर्श क्या हैं, प्रस्तावना में ही निहित होते हैं, प्रस्तावना की भावनाओं से प्रदर्शित होते हैं। प्रस्तावना, कुछ संविधान वेत्ताओं का मानना है कि जो प्रस्तावना है संविधान निर्माताओं के मानसिक सोच, संविधान निर्माताओं का उद्देश्य जानने का एक माध्यम है। प्रस्तावना के द्वारा ही यदि संविधान में किसी अनुच्छेद, संविधान के किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट न हो या संविधान में कहीं भाषा असंदिग्ध हो, उसे समझा ना जा सके, तो ऐसी स्थिति में संविधान की प्रस्तावना के द्वारा ही उस उपबंध, उस अनुच्छेद व उस संदिग्ध शब्द की कानूनी व्याख्या की जाती है। तो लिख लें अगला पॉइंट, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों व मानसिक सोच को प्रदर्शित करती है। 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 प्रस्तावना के द्वारा ही प्रस्तावना के द्वारा संविधान के उपबंध, अनुच्छेद या अस्पष्ट शब्दों, भावनाओं की कानूनी व्याख्या की जाती है। कानूनी व्याख्या की जाती है। कानूनी व्याख्या की जाती है। जैसे संविधान का कोई अनुच्छेद, संविधान का कोई शब्द, संविधान का कोई उपबंध स्पष्ट नहीं हो रहा है कि इसका मतलब क्या है, तो ऐसी स्थिति में प्रस्तावना के द्वारा हम ये समझेंगे कि यहां पर संविधान निर्माता क्या कहना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते होंगे। संविधान निर्माताओं की हम सोच को समझते हैं, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानकर हम अनुमान लगाते हैं कि यहां पर क्या अर्थ इसका हो सकता है। अर्थात किसी भी उपबंध की कानूनी व्याख्या हम प्रस्तावना के आधार पर कर सकते हैं। एक विवाद रहता है कि प्रस्तावना संविधान का अंग, इसमें दो विचार है। बेरूबारी वाद 1960,
केशवानंद भारती वाद 1973। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाए या ना माना जाए, इसके संदर्भ में दो प्रमुख वाद हैं। एक बेरूबाड़ी वाद 1960, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 143। आगे आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 143 के तहत, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 143। तो अनुच्छेद 143 के तहत केंद्र की कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा कि क्या हम अपने देश के कुछ क्षेत्रों को किसी अन्य देश को सौंप सकते हैं। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम किसी क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल तो कर सकते हैं साधारण कानून बनाकर, परंतु यदि हमें अपने देश का कोई क्षेत्र किसी अन्य देश को सौंपना है तो हमें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन करना होगा। इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो बेरूबाड़ी वाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उसके प्रमुख तर्क क्या रहे? तर्क, विचारों व मानसिक सोच जानने की कुंजी है, जहां भाषा अस्पष्ट व संदिग्ध होगी, वहां प्रस्तावना को आधार मानकर कानूनी व्याख्या की जाएगी। बेरूबाड़ी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिए कि प्रस्तावना जो है संविधान निर्माताओं के विचारों, मानसिक सोच जानने की कुंजी है। जहां पर संविधान की भाषा अस्पष्ट होगी, संदिग्ध होगी, वहां पर हम प्रस्तावना को आधार मानकर उसकी कानूनी व्याख्या करेंगे। किसी उपबंध की क्या भावनाएं हैं, इसका निर्णय भी हम प्रस्तावना को ही आधार मानकर करेंगे। परंतु जहां पर, अब एक बात समझिए, प्रस्तावना के जो भी भाव होंगे, जो भी भावनाएं होंगी, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना की जो भी भावनाएं हैं वह संविधान के किसी न किसी भाग में प्रदर्शित की गई हैं, उपबंधित की गई हैं। परंतु क्या जो भावनाएं प्रस्तावना में दी गई हैं, क्या केवल उतनी ही भावनाएं संविधान में स्थापित की गई हैं? बहुत से ऐसी भावनाएं भी हैं जो संविधान में स्थापित की गई हैं। जहां पर जो उपबंध या जो विधि, जो शब्द स्पष्ट हैं, उनका निर्णय हम प्रस्तावना के आधार पर नहीं ले सकते। जैसे जिस अनुच्छेद का अर्थ स्पष्ट है, भाषा समझ में आ रही है, परंतु वह भाषा प्रस्तावना से तालमेल नहीं रखती, तो हम प्रस्तावना को आधार नहीं मानेंगे।
जहां पर भावनाएं स्पष्ट नहीं है, जहां पर शब्द स्पष्ट नहीं है, हम वहां पर प्रस्तावना को आधार मानेंगे। प्रस्तावना में जो जो भावनाएं प्रदर्शित की गई हैं, प्रस्तावना के जो जो उद्देश्य हैं, प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, जो प्रस्तावना के लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को संविधान के अंतः किसी भाग में शामिल किया जा चुका है, विस्तार रूप से शामिल किया जा चुका है, अर्थात प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। परंतु परंतु केशवानंद भारती वाद 1973, इसमें क्या तर्क है? तर्क केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि जिस तरीके से संविधान के प्रत्येक भाग को अधिनियमित किया गया, अंगीकृत किया गया, वैसे ही प्रस्तावना को सबसे अंत में अंगीकृत किया गया है और अधिनियमित किया गया है, अर्थात प्रस्तावना भी संविधान का भाग है। प्रस्तावना को केशवानंद भारती वाद में संविधान का अंग माना गया। तर्क अन्य अंगों की तरह, अन्य अंगों की तरह, अन्य अंगों की तरह इसे भी, अन्य अंगों की तरह इसे भी अधिनियमित किया गया है, अधिनियमित किया गया है, अंगीकृत किया गया है, अंगीकृत किया गया है। इसकी जो रूपरेखा है अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है और अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना है। तो एक ये भी तर्क दिया गया। संसद अनुच्छेद 368 के तहत जिस तरीके से संविधान के किसी अन्य भाग में संशोधन कर सकती हैं, उसी तरीके से प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भी क्या है? अंग है। संसद अन्य अंगों की तरह, अन्य अंगों की तरह या भाग की तरह, भागों की तरह प्रस्तावना में भी, प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती हैं, परंतु मूल ढांचे को, परंतु मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 केशवानंद भारती वाद में यह निर्णय दिया कि अन्य भागों की तरह संसद भी प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के द्वारा, परंतु मूल भावनाएं, प्रस्तावना के आदर्श, प्रस्तावना के लक्ष्य, प्रस्तावना के उद्देश्य को परिवर्तित नहीं कर सकती। अर्थात मूल ढांचे की जो अवधारणा है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद में निर्धारित किया गया, तो मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती वाद 1973 के द्वारा अवधारित किया गया। एक वाद है गोलकनाथ वाद 1967।
गोलकनाथवाद 1967, गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य था। तो गोलकनाथवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जहां भाषा असंदिग्ध होगी वहां प्रस्तावना के आधार पर उसकी कानूनी व्याख्या की जाएगी। तो इसमें भी कि भाषा असंदिग्ध होने पर, भाषा संदिग्ध होने पर प्रस्तावना को आधार माना जाएगा, प्रस्तावना को आधार माना जाएगा, प्रस्तावना को आधार माना जाएगा। प्रस्तावना के आधार पर ही हम उस उपबंध की व्याख्या करेंगे। जब केशवरंग भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, तब भारतीय संसद ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े। प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और छठे पैरा में अखंडता। 3 जनवरी 1977 को यह तीनों शब्द जोड़े गए। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, केशवानंद वाद को आधार मानकर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 जनवरी 1977 को प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए। प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष। छठे पैरा में अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया। कब? 3 जनवरी 1977 को। किसको आधार मान करके? 42वें संविधान संशोधन 1976 को आधार मान करके। प्रस्तावना के मूल तत्व। प्रस्तावना के मूल तत्व। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, यानी प्रस्तावना से क्या क्या निर्धारित होता है। देखिए, प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं, यानी प्रस्तावना से क्या क्या निर्धारित होता है। तो प्रस्तावना के द्वारा ही निर्धारित होता है कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित हुआ, अंगीकृत हुआ, क्योंकि इसका वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, यह भी प्रस्तावना से ही ज्ञात होता है, क्योंकि प्रस्तावना में लिखा है, हम सब भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो संविधान को शक्तियां कहां से मिलती हैं? तो भारतीय जनता से संविधान को शक्तियां मिलती हैं। शासन प्रणाली कैसी है? तो भारतीय शासन प्रणाली संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणराज्य। संविधान की अधिनियमित की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। तो तत्व लिख लीजिए। शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत। संविधान को शक्ति कहां से प्राप्त होती है? तो भारतीय जनता से, भारतीय जनता से। प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति में लिख लीजिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक व गणतंत्रात्मक राज्य, व गणतंत्रात्मक राज्य। संविधान की प्रकृति, इसका क्रम याद रखना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये क्रम कई बार पूछा गया है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, संविधान का उद्देश्य है समता, समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। तिथि क्या है? तिथि है 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949। ये चार तत्व हमें प्रस्तावना द्वारा निर्धारित कर पाते हैं। एक वाद है बोमईवाद। बोमईवाद, एस आर बोमई, एस आर बोमईवाद 1994। एस आर बोमईवाद 1994। तो बोमईवाद 1994 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा के तहत संविधान प्रस्तावना के कौन कौन से शब्द घोषित किए? तो एस आर बोमईवाद 1994 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना में वर्णित पंथ निरपेक्ष, संघीय सरकार, पंथ निरपेक्ष, संघीय सरकार, राष्ट्रीय अखंडता एकता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता, राष्ट्रीय एकता व अखंडता, पंथ निरपेक्ष, संघीय सरकार को मूलभूत ढांचा घोषित किया। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय,
न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन, सरकार का प्रजातांत्रिक रूप, सरकार का प्रजातांत्रिक रूप, समाजवाद, समाजवाद को इन सभी को मूल ढांचा घोषित किया। टोटल मूल ढांचा घोषित, मूल ढांचा घोषित। अब देखिए परीक्षा में पूछा जाएगा कि मूल ढांचे की अवधारणा किस वाद से ली गई, किस वाद से निर्धारित की गई। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के द्वारा मूल ढांचे की अवधारणा ली गई। परंतु पूछा जाएगा कि किस वाद में पंचनिरपेक्ष को मूल ढांचा घोषित किया गया, किस वाद में समाजवाद को मूल ढांचा घोषित किया गया, किस वाद में संघीय संरचना को मूल ढांचा घोषित किया गया, किस वाद में सामाजिक न्याय को मूल ढांचा घोषित किया गया, या किस वाद में लोकतंत्रात्मक सरकार को मूल ढांचा घोषित किया गया, किस वाद में न्यायिक पुनरावलोकन को मूल ढांचा घोषित किया गया। तो इन सबको मूल ढांचा एस.आर. बोमई 1994 वाद में घोषित किया गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि पंथ निरपेक्ष, ये कई बार पूछा गया है कि पंथ निरपेक्ष को किस वाद में मूल ढांचा घोषित किया गया है। अब देखिए संविधान निर्माता यानी संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। परंतु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उन्होंने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मूल अधिकारों में वर्णित है उसे संविधान की आत्मा कहा है। तो अगर केवल यह पूछा जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। परंतु यदि ऐसे ही पूछा गया कि संविधान की आत्मा क्या है, तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना है। तो लिख लीजिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को के एम मुंशी ये प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। के एम मुंशी इन्होंने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। सुभाष कश्यप ने कहा कि यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। सुभाष कश्यप का भी लिख लीजिए, सुभाष कश्यप। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना
उसकी आत्मा, प्रस्तावना उसकी आत्मा। एन एम पालकी वाला, NM पालकी वाला ने, NA पालकी वाला जो है, उन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय पत्र है। NA है, NA पालकी वाला, NA पालकी वाला ने प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, परिचय पत्र है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यह उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा पारित हुआ। इसी प्रस्ताव को आधार मानकर BN राव ने प्रस्तावना का ढांचा तैयार किया। BN राव के द्वारा जो ढांचा प्रस्तावना का तैयार हुआ, उसको संशोधित करके उसमें कुछ चीजें जोड़ करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान में प्रस्तावना को उपबंधित किया। सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना का उपबंध किया गया। हमने अमेरिका के संविधान से ही रूपरेखा ग्रहण की है, परंतु हमारे संविधान की जो भाषा है, हमारे संविधान की जो भावनाएं हैं, हमारे प्रस्तावना में जो शब्द हैं, प्रस्तावना की जो भावनाएं हैं, प्रस्तावना के जो उद्देश्य हैं, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। अमेरिका के संविधान में सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना को पारित किया गया, प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया, परंतु भारतीय संविधान में प्रस्तावना को सबसे अंत में अधिनियमित किया गया, पारित किया गया। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान निर्माताओं के विचारों को, संविधान निर्माताओं के मानसिक सोच को प्रदर्शित करती हैं। संविधान के दर्शन, संविधान के आदर्श, लक्ष्य प्रस्तावना के द्वारा ही प्रदर्शित किए जाते हैं। भारतीय संविधान में कोई उपबंध, कोई शब्द स्पष्ट नहीं हो पा रहा होगा, तब हम प्रस्तावना को ही आधार मानकर उस शब्द की कानूनी व्याख्या करेंगे। बेरूवाड़ीवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना में जो भावनाएं निहित हैं, वो भावनाएं संविधान के अंतर किसी न किसी अनुच्छेद में शामिल किया जा चुका है। संविधान की प्रस्तावना के अतिरिक्त और बहुत सारी भावनाएं हैं जिन्हें संविधान के अनुच्छेद में शामिल किया जा चुका है। जहां जिस अनुच्छेद या जिस उपबंध की भावनाएं स्पष्ट हैं, उन भावनाओं पर हम प्रस्तावना को लागू नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो स्पष्ट है ही है। परंतु केशवानंद भारती वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि जैसे संविधान के सभी अंगों को पारित किया गया, सभी अंगों को अधिनियमित किया गया, वैसे ही अंत में प्रस्तावना को भी अंगीकृत किया गया है। अमेरिका के संविधान से रूपरेखा ली गई है और अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना को अंग माना गया है, क्योंकि प्रस्तावना में जैसे सभी अंगों को उपबंधित किया गया, शामिल किया गया है, ऐसे ही प्रस्तावना को शामिल किया गया है संविधान में, तो प्रस्तावना भी संविधान का एक अंग है। संसद अनुच्छेद 368 में जो वर्णित प्रक्रिया है, उसके द्वारा संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। इसी को आधार मानकर 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। प्रथम पैरा में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और छठे पैरा में
अखंडता। 3 जनवरी 1977 को इन तीनों शब्दों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। बम्बईवाद 1994 में मूल ढांचा के तहत क्या क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की कि संघीय व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, सामाजिक न्याय, समाजवाद, लोकतांत्रिक सरकार, अंतर्निरपेक्ष। ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा क्या है। तो सुभाष कश्यप ने कहा कि जैसे संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। अन्य संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, परंतु अंबेडकर जी ने उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों में वर्णित अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह संविधान की आत्मा है। विभिन्न संविधान वेताओं ने अलग अलग प्रस्तावना के बारे में कहा, परंतु एक स्पष्ट बात यह है कि हम प्रस्तावना के द्वारा ही अपने संविधान के दर्शन को समझ सकते हैं। संविधान निर्माताओं के कैसे विचार थे, क्या उनकी सोच थी, यह हम संविधान की प्रस्तावना के द्वारा समझ सकते हैं। बेरूवाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा भी कि प्रस्तावना ही संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं आगे क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।